जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। मैं रीता कुमारी डायमंड क्लासेस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का अध्याय रहेगा हमारा विराम चिन्ह। चिन्ह क्या है जो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में और भी अन्य परीक्षाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो अब बच्चों हम बात करते हैं विराम चिन्ह। विराम चिन्ह क्या है? सबसे पहले इनका अर्थ समझते हैं। ये क्या है विराम चिन्ह? विराम का शाब्दिक अर्थ है, विराम का शाब्दिक अर्थ है विश्राम, रुकना अथवा ठहरना। विश्राम, रुकना अथवा ठहरना। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना। भाषा की सुस्पष्टता, भाषा की सुस्पष्टता एवं अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए, अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए विराम चिन्ह अत्यंत आवश्यक है। विराम चिन्ह अत्यंत आवश्यक है। इनके अभाव में भाषा अपूर्ण है। अगर ये भाषा के साथ में चिन्ह नहीं है तो हमारी भाषा पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। क्योंकि विराम चिन्ह से ही लेखक का मत्य पाठकों पर व्यक्त हो पाता है। विराम चिन्ह से ही लेखक का मत्य पाठकों पर व्यक्त हो पाता है। जो लेखक लिखते हैं और हम पढ़ते हैं तो जो लेखक का मत होता है वो पाठकों पर व्यक्त हो पाता है। पाठक होता है पढ़ने वाला और लेखक होता है बच्चों लिखने वाला। तो अब आगे चलते हैं। विराम चिन्हों के अभाव में अर्थ अस्पष्ट रहता है। अर्थ अस्पष्ट रहता है, स्पष्ट नहीं रहता। अगर हम चिन्ह नहीं लगाएंगे तो हमें पता नहीं चलेगी कि इसका अर्थ क्या है। तथा कभी कभी तो अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। अगर हम गलत लगा देंगे चिन्ह या नहीं चिन्ह तो हमारा जो अर्थ है उसका अनर्थ भी हो जाता है। प्यारे बच्चों अब देखते हैं हम, ये एक उदाहरण है, इन चिन्ह से ही संबंधित एक उदाहरण है, इसे ध्यान से देखें। एक गाड़ी नंबर है यूपी 14A 3737, यूपी 14A 3737। मान के चलो एक गाड़ी रोड पे आ रही है, रोड पर एक गाड़ी आ रही है तो उसका जो कंट्रोल रूम होता है वहां से कॉल आती है पुलिस वाले के, जो ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े रहते हैं उनके पास में आती है कि एक गाड़ी नंबर है यूपी 14A 3737 रोड पर आ रही है, इसे रोको मत जाने दो, इसे रोको मत जाने दो। तो इस वाक्य के दो अर्थ हो सकते हैं, इस वाक्य के दो अर्थ हो सकते हैं। प्यारे बच्चों सभी ध्यान से देखें। अब सबसे पहले देखते हैं इसका, इसे रोको, इसे रोको। अब देखो यहाँ पे इसे रोको मत जाने दो, इसमें कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है, इसमें कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है, ये वाक्य है, इसे रोको मत जाने दो। अब बात करते हैं इसे रोको, यहाँ पे हमने लगा दिया अल्प विराम, ये चिन्ह है, इसे अल्प विराम बोलते हैं बच्चों, अल्प विराम। इसे रोको मत जाने दो, अब ये यहाँ पे ये लग गया तो इसका अर्थ हो गया कि गाड़ी को रोक लेना है, कि गाड़ी को रोक लेना है, इसे मत जाने दो। ठीक है, अब ये दूसरे में देखते हैं प्यारे बच्चों, इसमें क्या है, इसे रोको मत, इसे रोको मत। अब देखो ये अल्प विराम यहाँ पे रोको के पीछे लगा, अब ये यहाँ पे हमने मत के पीछे लगा दिया, इसे रोको मत जाने दो, तो इसका अर्थ बदल गया, अर्थात गाड़ी को रोकना नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस गाड़ी को रोको मत जाने दो। इस अल्प विराम के लगने से ही इस वाक्य का अर्थ बदल गया। यहाँ पे तो ये था कि इस गाड़ी को रोको मत जाने दो, और यहाँ पे क्या हुआ प्यारे बच्चों कि इस गाड़ी को रोको मत, इसे जाने दो। तो स्पष्ट है दोनों वाक्यों के शब्द वही हैं, स्पष्ट हुआ है इससे कि दोनों वाक्य के शब्द वही हैं, केवल विराम चिन्ह, केवल विराम चिन्ह मतलब अल्प विराम, ये अल्प विराम चिन्ह होता है, अल्प विराम का स्थान बदल गया है, इसका स्थान बदल गया है इस चिन्ह का। यहाँ पे देखो इसे रोको के पीछे लगा हुआ था, यहाँ पे जब हमने यहाँ से हटा के इस मत के पीछे लगा दिया, यहाँ पे इसे रोको मत, तो इसका अर्थ बदल गया। अब देखो ये नोट करने वाली बात है, हिंदी में विराम चिन्हों के प्रयोग को बढ़ावा देने का श्रेय, हिंदी में विराम चिन्हों के प्रयोग को मतलब बढ़ावा, इन चिन्हों को बढ़ावा देने का श्रेय आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को दिया जाता है। आचार्य नाम याद रखना, ये आ जाता है कि विराम चिन्हों के प्रयोग को बढ़ावा देने का श्रेय किसको माना जाता है, तो ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को दिया जाता है। उन्होंने
सरस्वती पत्रिका। सरस्वती पत्रिका क्या है, इसमें आपको देखो प्यारे बच्चों एक और क्वेश्चन मिल गया है। सरस्वती पत्रिका, इसके संपादक कौन है, ये है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनकी ये पत्रिका है। उन्होंने सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में लेखकों, कवियों और विराम चिन्हों की महत्वता से अवगत कराया है। उन्होंने सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में लेखकों, कवियों को विराम चिन्हों की महत्वता से अवगत कराया था। प्यारे बच्चों, अब हम आगे चलते हैं कि अल्प विराम और भी कितने प्रकार के चिन्ह होते हैं। प्यारे बच्चों, अभी आपको मैंने विराम चिन्ह से संबंधित बताई थी उसकी परिभाषा और विराम चिन्ह क्या है, उसके अर्थ। अब हम बात करते हैं हिंदी में प्रयुक्त विराम चिन्ह। ये हमारे सारे विराम चिन्ह हैं, इनको हम क्या बोलते हैं और कैसे हम लिखते हैं, अब मैं आपको ये बताती हूँ। सबसे पहले आते हैं अल्प विराम। अल्प विराम हमारा ऐसा चिन्ह होता है, ये हम अल्प विराम बोलते हैं। इसके बाद बच्चों अर्ध विराम चिन्ह आता है। तो अर्ध विराम अल्प विराम चिन्ह के ऊपर ही ये बिंदी लग जाती है, इसको हम अर्ध विराम चिन्ह बोलते हैं। अब आते हैं हम पूर्ण विराम। पूर्ण विराम हमारा ऐसे होता है, सीधा वन, ये डंडा लगा रहता है, इसको हम पूर्ण विराम बोलते हैं। फिर है हमारा पीर्षणवाचक। तो पीर्षणवाचक चिन्ह हमारा ऐसे रहता है, ये पीर्षणवाचक चिन्ह बोलते हैं हम इसको। अब है हमारा विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह, ये सीधा ये लाइन डंडा बनाएंगे, इसके नीचे ये बिंदु लगाएंगे, ये हमारा विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। अब हम चलते हैं योजक चिन्ह। योजक चिन्ह ये छोटा सा ऐसे ये लगता है डंडा, ये योजक चिन्ह होता है। अब हम इससे आगे चलते हैं निर्देशक चिन्ह। ध्यान से देखिए सभी ये चिन्ह, इससे संबंधित एक दो प्रश्न पूछ लिए जाते हैं परीक्षा में। तो निर्देशक चिन्ह, अब निर्देशक चिन्ह जैसे ये छोटा है बच्चों, तो निर्देशक चिन्ह इससे थोड़ा बड़ा रहता है, इसको हम निर्देशक चिन्ह बोलते हैं। अब है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह ये ऐसा ही रहता है इसी के जैसा, और यहाँ पे इसमें ये बिंदु लगी रहती है दो, तो ये हमारे विवरण चिन्ह है। अब है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह को ध्यान से देखें, इसमें एक ये ऐसे ऊपर की तरफ और एक नीचे, एक ऊपर जाएगी फिर एक नीचे आएगी, ऊपर आएगा ये बिंदु यहाँ से, फिर ये यहाँ से नीचे आएगा, ऊपर नीचे ऐसे रहेगा, इसको हम उद्धरण चिन्ह बोलते हैं। अब आगे बात करते हैं हम कोष्टक। तो ये कोष्टक है, ये हमारा ये छोटा ब्रैकेट है, और ये हमारा ये है एक, ये हमारा मंजिला ब्रैकेट बोलते हैं इसको, और ये हमारा बड़ा ब्रैकेट, ये इससे बड़ा रहता है, इसको हम बड़ा ब्रैकेट बोलते हैं। तीन रहते हैं, तीनों को कोष्टक चिन्ह बोलते हैं। अब है हमारा संक्षेप्त चिन्ह या लाघव चिन्ह बोलते हैं। अब देखो प्यारे बच्चों, इसमें आप घबराना नहीं है, ये लाघव चिन्ह कभी ये बिंदु ऐसे भी बनी हुई आ सकती है, या जीरो के जैसा ऐसा भी बना रहता, ये दोनों एक ही है, इनको हम संक्षेप्त चिन्ह या लाघव चिन्ह बोलते हैं। अब है हमारा हंसपद चिन्ह। तो ये हंसपद चिन्ह है, ये उल्टा वी बना रहता है ऐसा, ये हंसपद चिन्ह होता है। अब ये है हमारा लोप सूचक चिन्ह। तो ये लोप सूचक चिन्ह है प्यारे बच्चों, ये क्रॉस का मार्क बने रहते हैं ऐसे, ये हमारे लोप सूचक चिन्ह है। अब हम चलते हैं, कुछ चिन्ह हमारे इधर भी हैं, ये है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। अब ये चिन्ह कैसे होते हैं हमारे, ये ऐसे रहते हैं पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। अब ये हमारा है तारक चिन्ह। ये तारक चिन्ह हमारा रहता है, ये ऐसे स्टार रहता है, इसको तारक चिन्ह बोलते हैं। ये है हमारा अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम में दो हमारी ऐसे से दो बिंदी लगी रहती है, ये हमारे अपूर्ण विराम है। अब है अवग्रह या दीर्घ उच्चारण चिन्ह। तो ये हमारा एस का मार्क ऐसे रहता है, एस का जैसा चिन्ह, तो इसको हम अवग्रह या दीर्घ उच्चारण चिन्ह बोलते हैं। अब है प्यारे बच्चों तुल्यता चिन्ह या समता सूचक चिन्ह। ये हमारे ऐसे रहते हैं दोनों, जिसे हम इक्वल टू बोलते हैं, ये इसको हम समता सूचक चिन्ह या तुल्यता चिन्ह। नाम ध्यान रखना, दोनों में से कोई सा आ जाए, इसमें आपको घबराना नहीं है, इनका नाम याद रखना, दोनों ये एक ही इसी के हैं। अब है हमारा रेखांकित चिन्ह। तो प्यारे बच्चों रेखांकित चिन्ह क्या होता है, ये हमारी लाइन होती है ऐसे, जिसको हम अंडरलाइन भी बोलते हैं, तो ये रेखांकित चिन्ह बोलते हैं। अब है हमारा परिणति सूचक चिन्ह। अब परिणति सूचक चिन्ह क्या होता है हमारा, ये ऐसे रहता है, जो ग्रेटर देन का मार्क होता है, जो ग्रेटर देन बोलते हैं हम इंग्लिश में उसे, तो इसे हम हिंदी में परिणति सूचक चिन्ह
बोलते हैं। अब है हमारा पदलोप चिन्ह। तो पदलोप चिन्ह क्या होता है, इसमें 3 बिंदी बनी हुई ऐसे रहेंगी, ये हमारा पदलोप चिन्ह होता है प्यारे बच्चों। अब बात करते हैं हम अक्षर लोप चिन्ह। तो अक्षर लोप चिन्ह क्या होता है, ये छोटा सा ऐसे बना हुआ रहता है, इसको हम एपोस्ट्रोफ बोलते हैं, एपोस्ट्रोफ मार्क भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा अक्षर लोप चिन्ह है। ये मैंने कुछ चिन्हों से संबंधित आपको जानकारी दी है। अब मैं आपको आगे बताऊंगी कि अल्प विराम चिन्ह, एक एक चिन्ह का इनका कैसे प्रयोग करते हैं हम उदाहरण सहित। प्यारे बच्चों, अभी मैंने आपको बताया था विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं। अब देखते हैं हम कि इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है। सबसे पहले आता है पूर्ण विराम। अब पूर्ण विराम, वाक्य के पूरा होने पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। वाक्य के पूरा होने पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मैं खाना खाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। जब हमारा वाक्य पूरा हो जाता है तो हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। अब देखो अल्प विराम, अल्प विराम कहाँ पे प्रयोग करा जाता है इसका। अल्प विराम का देखो ये चिन्ह ये है, छोटा सा ऐसे लगा हुआ रहता। पढ़ते समय या बोलते समय, जब हम पढ़ते समय या कोई बोलते समय थोड़ा रुकने के लिए, थोड़ा सा रुकने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है बच्चों, जैसे मोहन, सोहन, हरिंदर और सुरेश चारों आए थे। अब मैं आपको ऐसे ही बोल दूं इन्हें, मोहन, सोहन, हरिंदर और सुरेश चारों आए थे, तो आपको कुछ समझ आएगा, कुछ नहीं आएगा। तो इसलिए हम मोहन, मोहन के बाद में अल्प विराम लगेगा, फिर सोहन, फिर थोड़ा रुकेंगे, फिर ये अल्प विराम, फिर हरिंदर और सुरेश चारों आए थे। अब देखो बच्चों, ये भी ध्यान रखना है आपको कि ये 4 नाम है, अगर 4 की जगह 3 दे देंगे तो हम मोहन के ही साथ लगाएंगे और सोहन और हरिंदर के बीच में यहाँ पे और आ जाएगा, और फिर तीनों आए थे, ये हो जाएगा। इसका भी ये, क्योंकि ये आगे के उसमें ही लगता है, पीछे जब 2 रहते हैं तो उनके बीच में और का प्रयोग करते हैं। अब चलते हैं हम अर्धविराम। अर्धविराम का प्रयोग कहाँ पर होता है, देखो बच्चों, जहां अल्प विराम से, ये अल्प विराम है, ये अर्धविराम है, जहां अल्प विराम से कुछ अधिक देर, थोड़ा सा और ज्यादा देर रुकना हो, वहां अर्धविराम का प्रयोग होता है। जैसे देखो, राम मैच देखने में व्यस्त है, राम मैच देखने में व्यस्त है, वह नहीं सुनेगा, वह नहीं सुनेगा। तो हम यहाँ पे राम मैच देखने में व्यस्त है, थोड़ी देर रुक के जब हम आगे बोलेंगे वह नहीं सुनेगा। ठीक है, अब चलते हैं हम पेर्सनवाचक। पेर्सनवाचक चिन्ह ये है, और अब हम देखते हैं इसका प्रयोग कहाँ होता है। पेर्सनवाचक चिन्ह का प्रयोग, पेर्सनवाचक चिन्ह का प्रयोग पेर्सनवाचक वाक्यों के अंत में होता है। पेर्सनवाचक वाक्यों के अंत में होता है। और पेर्सनवाचक वाक्य कौन से होते हैं, जिनमें हम कोई किसी से सवाल प्रश्न पूछते हैं और हमें उत्तर मिलने की संभावना होती है कि वहां से हमें उत्तर मिलेगा। अब देखो, जैसे पिताजी क्या करते हैं, पिताजी क्या करते हैं, तुम क्या खाते हो, तुम स्कूल कब जाते हो, कोई आपसे पूछेगा तो उनमें हम पेर्सनवाचक चिन्ह लगाते हैं ऐसे। ये पेर्सनवाचक चिन्ह है हमारा। अब देखो उद्धरण चिन्ह। अब इस पे आते हैं, उद्धरण चिन्ह क्या है। ये 2 प्रकार के होते हैं, इकहरे उद्धरण चिन्ह और दोहरे उद्धरण चिन्ह। अब ये देखो, ये किसके साथ में लगते हैं, किसी उक्ति, कहावत, कोई कहावत होती है, मुहावरा तथा वशिष्ठ नामों के प्रयोग के समय, किसी उक्ति, कहावत, मुहावरा तथा वशिष्ठ नामों के प्रयोग के समय उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। अब देखो, जैसे जैसे हमारे वाक्य में किसी विदेशी भाषा का, जैसे हमारे वाक्य में किसी विदेशी भाषा का शब्द आ जाता है तो उसे भी हम इकहरे उद्धरण चिन्ह से बंद करते हैं। किसमें, इकहरे उद्धरण चिन्ह में रखते हैं। जैसे उनका आना डाउटफुल है, तो ये डाउटफुल क्या है, इंग्लिश का वर्ड है। ठीक है, तो इसको हम किसमें, इसमें उद्धरण चिन्ह में रखते हैं। उनका आना डाउटफुल है। और देखो, जैसे कवि के नाम होते हैं, कवियों के उपनाम में भी इनका प्रयोग होता है। जैसे रामधारी सिंह दिनकर है, तो रामधारी सिंह इनका ये उपनाम है दिनकर, तो ये दिनकर, इस पे हम इकहरा उद्धरण चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर एक प्रतिष्ठित कवि थे, इसमें हमने ये इकहरा उद्धरण चिन्ह लगाया है।
और देखो और आते हैं गोपाल दास नीरज, तो ये नीरज इनका उपनाम है, इनको भी हम इकहरे उद्धरण चिन्ह में रखते हैं। अब देखो अब प्यारे बच्चों दुहेरा देखो, दुहेरा कहाँ पे लगता है, जैसे ये डबल रहता है ये किस में लगाते हैं, शुक्ल जी के अनुसार, शुक्ल जी ये भी इनका उपनाम है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं ये, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार श्रद्धा और प्रेम, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, ये इन्होंने कहा है, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। तो जब ये ऐसी इनके वो रहते हैं विचार, तो इनमें हम दुहेरे उद्धरण चिन्ह से बंद करते हैं, इनको इनमें रखते हैं, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, ये इन्होंने कहा है। तो अब हम बच्चों चलते हैं इनके बाद में कौन सा चिन्ह आता बच्चों, मैंने अभी आपको बताया था उद्धरण चिन्ह, अब देखते हैं हम कोष्टक चिन्ह। अब कोष्टक चिन्ह कहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है, किसी शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए, किसी शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए, नाटकों में संवाद के साथ भावों का संकेत देने के लिए, नाटकों में संवाद के साथ भावों का संकेत देने के लिए तथा क्रमबोध व्यक्त करने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। जैसे दवा समय से 3 बार लेते रहना। अब जैसे हमसे डॉक्टर बोलते हैं कि दवा समय से लेते रहना, ये भी है, और उसने टाइम बताया था, हमने ये इसमें इसे कोष्टक में रख दिया, ठीक है, दवा समय से 3 बार लेते रहना। अब देखते हैं जैसे इंदिरा गांधी के 2 पुत्र थे, इंदिरा गांधी के 2 पुत्र थे, अब ये 2 पुत्र थे ना, ए संजय गांधी, तो इसको हमने एक है ये जैसे ए, तो इसको हमने कोष्टक में बंद कर दिया, और बे को भी हमने कोष्टक में बंद कर दिया, राजीव गांधी, तो इनके नाम है ए और बे, इनको हमने कोष्टक में बंद कर दिया। अब आते हैं जैसे किसी अंग्रेजी का शब्द आ जाता है तो उसमें भी हम बिंब, जैसे हमने ये बिंब लिखा है तो इसको इमेज, जब हम कोई अंग्रेजी का वर्ड लिखते हैं तो उसे हम कोष्टक में बंद कर देते हैं, इनमें हमारा कोष्टक का प्रयोग होता है। अब देखो अब चलते हैं बच्चों योजक चिन्ह, योजक चिन्ह का कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, देखो समास युक्त शब्दों तथा संयुक्त शब्दों के बीच लगाया जाने वाला चिन्ह योजक चिन्ह कहलाता है। समास युक्त शब्दों के साथ और संयुक्त शब्द, दो शब्दों से बनते हैं, उन्हें संयुक्त शब्द बोलते हैं हम, संयुक्त शब्दों के बीच लगाया जाने वाला चिन्ह योजक चिन्ह कहलाता है। सभी विद्यार्थी ध्यान से देखें। अब देखो किन में लगाया जाता है, ये मैंने आपको इतने सारे उदाहरण समझाए हैं कि जिससे आपको समझ आ जाए अच्छे से। अब देखो तत्पुरुष समास, अब ये तत्पुरुष समास में इसके उदाहरण है, जैसे धर्म और गुरु के बीच में ये हमने योजक चिन्ह, चरण और कमल इनके बीच में ये योजक चिन्ह, ये छोटा सा लगा रहता है ऐसे, तो ये योजक चिन्ह इनमें लगता है। अब देखो द्विंद समास में और के लोप को सूचित करने हेतु, मतलब द्विंद समास में, इसे ध्यान से देखें बच्चों, ये और ना लिख के हम और को ये लोप कर देता है, और नहीं लिखते और हम योजक चिन्ह लगा देते हैं। अब देखो भूखा प्यासा, अब हम ऐसे भी बोल सकते हैं बच्चों कि भूखा और प्यासा। अब जैसे माता पिता, तो माता और पिता के बीच में योजक चिन्ह लगाया है, रात और दिन के बीच में भी योजक चिन्ह है। अब हम इन्हें प्यारे बच्चों इसमें और भी बोल सकते हैं, जैसे भूखा और प्यासा, माता और पिता, रात और दिन, तो यहाँ पे ये योजक चिन्ह और को लोप कर दिया है, इसने और को हटा दिया है और उसकी जगह योजक चिन्ह आ गया है। अब देखो दो विपरीतार्थ शब्द, जो विपरीत होते हैं शब्द, उनके विलोम शब्द होते हैं, जैसे उल्टे होते हैं ऐसे, तो 2 विपरीतार्थक शब्द युग्मों में, जैसे उनके भी युग्म में कैसे आते हैं, देखो हानि लाभ, तो हानि और लाभ ये दोनों उल्टे हैं, तो इनके बीच में क्या है योजक चिन्ह, जीवन और मरण, जीवन और मृत्यु, ठीक है, जीवन और मरण, इनमें भी देखो बच्चों ये यहाँ पे योजक चिन्ह लगा हुआ है। आकाश और पाताल, इसके बीच में भी योजक चिन्ह लगा हुआ है। अब देखते हैं समानार्थक शब्दों के, जो समान अर्थ होते हैं, समानार्थक शब्दों के युग्म के बीच में, जैसे अब देखो समानार्थक शब्दों में कैसे योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं हम, जैसे धन और दौलत एक ही, दोनों का समान ही अर्थ है, धन का भी और दौलत का भी,
इन दोनों के बीच में ये योजक चिन्ह है। भाई बिरादर, जैसे भाई बिरादर बोलते हैं तो वो भी दोनों के बीच में योजक चिन्ह है। रुपया पैसा, दोनों का भी एक ही, इन दोनों का अर्थ एक है, ठीक है। रुपया पैसा, इनके बीच में भी योजक चिन्ह है। अब देखो पुनरुक्ति में जैसे जैसे बार बार एक ही चीज का हम बार बार एक चीज आ रही है। बच्चों मैंने अभी आपको बताया था योजक चिन्ह। अब उसके बाद हम चलते हैं निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह क्या है? अब सबसे पहले ये सुनो कि ये योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है, योजक चिन्ह छोटा होता है और निर्देशक चिन्ह बड़ा होता है। तो अब चलते हैं ये कहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। इसे संबंधिता सूचक चिन्ह तथा रेखिका चिन्ह भी कहते हैं। रेखिका चिन्ह भी कहते हैं। यह योजक चिन्ह से बड़ा होता है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया है, ये योजक चिन्ह है और ये निर्देशक चिन्ह है, तो ये इससे बड़ा होता है योजक चिन्ह से। जैसे किसी का भाव या विचार के स्पष्टीकरण हेतु वाक्य में निर्देशक चिन्ह लगाया जाता है। अब देखो कैसे लगाया जाता है। साहित्य की अनेक विधाएं हैं। प्यारे बच्चों देखो, साहित्य की अनेक विधाएं हैं। अब ये निर्देशक चिन्ह है। कौन कौन सी विधाएं हैं? कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास आदि, ठीक है। अब और बात करते हैं। देखो भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। निर्देशक चिन्ह हिंदी, बांग्ला, पंजाबी आदि। अब करते हैं बात किसी उक्ति को उद्धृत करने के उपरांत लेखक, कवि या पुस्तक के संदर्भ को सूचित करने हेतु इसका प्रयोग किया जाता। किसका? निर्देशक चिन्ह का। जैसे अब ये है निर्देशक, ये यहाँ पे जैसे ये निर्देशक चिन्ह है। फिर नारी तुम केवल श्रद्धा हो। अब ये किसकी है? ये है यहाँ पे ये निर्देशक चिन्ह दिया कामयानी, और कामयानी किसकी है? जयशंकर प्रसाद। ये प्रसाद है जयशंकर प्रसाद, उनका ये उपनाम है प्रसाद, ठीक है। अब देखो किसी लेखक के कथन को उद्धृत करने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे बाल गंगाधर तिलक ने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और ये यहाँ पे क्या लगाया? निर्देशक चिन्ह। जैसे सुभाष चंद्र बोस का भी नारा है, उन्होंने भी बोला था, वहां पे भी ऐसे ही लगाएंगे। यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस लिख देंगे और ये निर्देशक चिन्ह देके दिल्ली चलो या तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो ये ऐसे इसमें भी निर्देशक चिन्ह लगता है। अब ये हमारा निर्देशक चिन्ह। अब आगे बताती हूँ मैं आपको संक्षेप या लाघव चिन्ह। ये दोनों एक ही हैं, संक्षेप या लाघव चिन्ह। अब ये कभी आपको ऐसा हो सकता है कि ये भी डॉट ऐसे बिंदु लगी हुई आ जाएगी, या फिर ये छोटी सी जीरो ऐसे बनी हुई आएगी, तो ये एक ही चिन्ह है, संक्षेप चिन्ह या लाघव चिन्ह। अब देखो कभी कभी वाक्य में पूरा शब्द न लिखकर संक्षिप्त शब्द से काम लिया जाता है इससे, ठीक है। अब देखो जैसे किसी के हस्ताक्षर होते हैं, अपना नाम लिखते हैं, तो जैसे टीके महाजन, तो ये टीके महाजन इनका नाम है, ठीक है। एसपी सिंह लिख देते हैं, एस के शर्मा लिख देते हैं, ऐसे। अब ये हमारी उपाधियां होती हैं, जो हमारी डिग्रियां होती हैं, उनमें भी हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे MA PhD, MA और फिर PhD, तो इनके बीच में ये संक्षेप चिन्ह लगे हुए हैं, ठीक है। और BA में भी ये संक्षेप चिन्ह है। और किसी डॉक्टर का नाम लिखते तो डॉक्टर का देखा होगा आपने, डॉक्टर पूरा ना लिख के ये ऐसे लिख के और फिर ये लाघव चिन्ह लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्टर देशराज, तो यहाँ पे ये हमारा लाघव चिन्ह है। अब किसी देखो संस्थाओं के नाम भी SRK कॉलेज फिरोजाबाद, S फिर ये यहाँ पे संक्षेप चिन्ह, R के बाद भी, तो ये SRK कॉलेज फिरोजाबाद। अब ये एक और है, देखो ये संस्था NCERT दिल्ली, तो इनमें भी ये संक्षेप चिन्ह लगे हुए हैं। इस पे हमारा ये संक्षेप चिन्ह या लाघव चिन्ह इस प्रकार प्रयोग किया जाता है। अब बच्चों आगे चलते हैं। बच्चों मैं अब आपको बताती हूँ विवरण चिन्ह इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। किसी विषय का विवरण देने के लिए उसकी व्याख्या करने हेतु विवरण चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जैसे बच्चों ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये विवरण चिन्ह है और ये हमने इसकी व्याख्या करी है, तो ये यहाँ पे विवरण चिन्ह, इसका इसी प्रकार से प्रयोग करा जाता है। अब चलते हैं हम लोप सूचक चिन्ह। लोप सूचक चिन्ह क्या होता है
कि लोप का मतलब होता है शब्द ना लिखकर और उसकी जगह ये चिन्ह लगा दिए जाते हैं, और ये क्रॉस के होते हैं ऐसे, इन्हें हम लोप सूचक चिन्ह कहते हैं। इसे अपूर्णता सूचक चिन्ह भी कहते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान से देखें, इसे अपूर्णता सूचक चिन्ह भी कहते हैं जब किसी कविता, लेख आदि का कुछ अंश देकर, कुछ मतलब लाइन लिख दी हमने, कुछ अंश देकर शेष को छोड़ दिया जाता है। शेष का होता है बचा हुआ भाग, उसका छोड़ दिया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किस चिन्ह का? लोप सूचक चिन्ह का। ठीक है, अब देखो जैसे ये उदाहरण के लिए दिए हुआ है, राम रे रूप की रीति, राम रे रूप की रीति अनुपम नयो नयो लागत जो तो निहारिए। अब इसकी एक लाइन ये लिख दी हमने और एक लाइन यहाँ पे ये क्रॉस के ये निशान लगा दिए। तो ये क्या है, किसके चिन्ह है? ये लोप सूचक चिन्ह। और ये किसकी है? ये घनानंद की। जैसे मैं आपको एक और उदाहरण देती हूँ, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई। मैंने एक लाइन लिख दी, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई। अब जातन की झाई पड़े राम हरित दूत होई। तो मैं इस लाइन को नहीं लिखूं, जातन की झाई पड़े राम हरित दूत होई, तो वहां पे मैं क्रॉस के मार्क लगा दूं। ठीक है, ये लोप सूचक चिन्ह। तो यही हमारा ऐसे इसका प्रयोग किया जाता है लोप सूचक चिन्ह का। ठीक है, अब है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह क्या है बच्चों? इसका देखते हैं, इसका कैसे प्रयोग करते हैं। जहां ऊपर लिखे गए अंश, जहां ऊपर लिखे गए अंश को नीचे की पंक्ति में दोहराया गया है, ठीक है, उसे दोबारा से लिखते हैं, ठीक है, दोहराया गया हो, वहां पुनरुक्ति सूचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे श्रीमान मोहनलाल, श्रीमान हरेंद्र, ठीक है, श्रीमान राकेश कुमार, कुछ भी हो सकता है। या मैं किसी कारक का उदाहरण देती हूँ, तो बार बार कर्म कारक का उदाहरण आ रहा है, कर्म कारक, तो बार बार आप कर्म कारक ना लिख के, तो एक बार कर्म कारक लिख दो और हम ऐसे ऐसे लगाते रहते हैं। तो यही हमारे पुनरुक्ति सूचक चिन्ह कहलाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम हंसपद चिन्ह। तो ये हंसपद चिन्ह क्या है? ये ऐसे बना हुआ है, ये कभी कभी आपको ऐसे वी के शेप ये भी बना हुआ मिल सकता है। ठीक है, इसे ध्यान से देखें। लिखने में जब कोई शब्द छूट जाता है, तब उस स्थान पर इस चिन्ह को लगाकर छूटे हुए अंश को लिख दिया जाता है। जैसे नान सौंदर्य से कविता की बढ़ती है, नान सौंदर्य से कविता की बढ़ती है, तो यहाँ पे ये छूट गया ये, ठीक है, शब्द, और ये शब्द क्या छूट गया? आयु। तो हम आयु को ऊपर लिख देंगे तो फिर भी ये सही वाक्य माना जाएगा। नान सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। राम पत्र लिखता है, राम पत्र, अब ये है और लिखता हमने ऊपर लिख दिया, तो इस प्रकार इस चिन्ह का प्रयोग करा जाता है। अब है तारक चिन्ह। तारक चिन्ह क्या है? देखो ये स्टार के जैसा ऐसे बना रहता, ये तारक चिन्ह है। तारक चिन्ह का प्रयोग प्राय फुटनोट अथवा पाद टिप्पणी देने के लिए किया जाता है। जैसे देखो ये स्टार, ये बना दिया हमने तारक चिन्ह, रामचरितमानस बालकांड तुलसीदास, ठीक है, रामचरितमानस बालकांड तुलसीदास। अब हमने फिर से तारक चिन्ह लगा दिया, कामयानी श्रद्धा सर्ग जयशंकर प्रसाद। ये कामयानी क्या है? श्रद्धा सर्ग जयशंकर प्रसाद। तो ये इस तरह से हमारा ये तारक चिन्ह लगाया जाता है। अब प्यारे बच्चों, मैंने सभी चिन्हों से संबंधित आपको जानकारी दे दी है, आप अच्छे से देखें और अच्छे से समझ लें। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं रीता कुमारी, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।